बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ मेरी मसरूफ़ियात थी और कुछ आप दोस्तों की भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, 2-3 दोस्तों के अलावा, जिन्होंने मुझे पर्सनल में भी कहा कि आपकी दोबारा वीडियो नहीं आई। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी और है भी, लेकिन आज की वीडियो एफटीएफ और एनएसबी के बारे में है। इसको अच्छे तरीके से देखना है। एफटीएफ क्या है, एफटीएफ किस तरह मैनेज होता है, एफटीएफ जो फंड है ये कहाँ से आता है, इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों में आपने एहतियात करनी है। ठीक है, इसके बाद एनएसबी है, एनएसबी कितनी आती है, कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसको रजिस्टर वगैरह जो हैं वो किस तरह मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने जो है वो पूरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे भी नहीं मुझे पता है। तो इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एफटीएफ एंड एनएसबी जो कि हर बंदे का वास्ता इससे पड़ता है। तो ये एक हर स्कूल में ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एफटीएफ को स्टार्ट कर लेते हैं। एफ टी एफ, वट इज़ एफटीएफ? फरोगे तालीम फंड। फरोगे तालीम फ़ंड क्या है? जो आप बच्चों से फ़ीस लेते हैं 20 रुपये पर स्टूडेंट, इज़ कॉल्ड फ़रोगे तालीम फ़ंड, एफ़टीएफ़। अब ये जो एफ़टीएफ़ है ये आप हर महीने जो है वो फ़ीस लेते हैं बच्चों से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल की टोटल तादाद जो है वो 100 है, ठीक है, और आपके इस हिसाब से जो है 2000 रुपये बनेंगे पर मंथ, ठीक है। अगर अगर आपकी 500 है तो 10,000 रुपये बनेंगे, 1000 है तो 20,000 रुपये आपकी एफ़टीएफ़ बनेगी। फ़रोग़ तालीम फ़ंड पहले जो थी वो फ़ीस नहीं होती थी, और स्कूल के जो अखराजात होते थे वो गवर्नमेंट पे करती थी, जो थोड़े बहुत जैसे बिजली के बिल हो गए, इस तरह इसको कहते हैं कंटीजेंसी। तो ये कंटीजेंसी बिल होते थे, जो आपके अखराजात होते थे आप उसका बिल बनाते थे, फिर उसको जो है वो वेरीफाई करवाते थे, फिर उसको अकाउंट ऑफिस में जमा करो, फिर वो पैसे देते होते थे। इस मद में जैसे कि आपके स्कूल के छोटे-छोटे काम हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम निकल आया, बिजली के बिल निकल आए, गैस अगर गैस लगी है तो गैस का बिल निकल आया, टेलीफ़ोन का बिल निकल आया, वो पानी का बिल निकला, अखबार का, स्टेशनरी का, कागज़ों का, ये सारे ना पहले एक बड़ा स्ट्रक्चर होता था गवर्नमेंट का, कि आपकी प्रिंटिंग का हेड कहते होते थे। जैसे मैंने आपको एक्सपेंडिचर में बताया था ना कि ये हेड वाइज़ है, इसी तरह हेड होते थे। प्रिंटिंग का हेड अलग अलग होता था। प्रिंटिंग के अगर आपने पैसे लेने हैं तो आप प्रिंटिंग के अलग से बिल बनाओगे। आपने अखबार की मद में लेने हैं तो आपने उसका अलग बनाना है। आपने वाटर पानी की मद में लेने, पानी के अलग बनाना। इस तरह ना बड़ा झंझट था। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। 2013-14 में आगे नॉन सैलरी बजट देना शुरू कर दिए एनएसबी, और एफटीएफ को जो है फ़ीस को जो है वो उन्होंने कर दिया कि पर बच्चा फ़ीस भी देगा। पहले फ्री होती थी, आपको पता है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेते थे। अब 20 रुपये पर स्टूडेंट, जो कि ना होने के बराबर है, हर स्टूडेंट दे सकते हैं, तो 20 रुपये पर स्टूडेंट लेते हैं। फ़रोग़ तालीम फ़ंड जो है हर महीने कलेक्ट होता है, और फिर उसको आपका हर स्कूल के 2 अकाउंट होते हैं, एफटीएफ और एनएसबी। तो एफटीएफ में उसको जमा करवा दिया जाता है। उसको बाकायदा तौर पे आप दर्ज करते हैं एक रजिस्टर के ऊपर, कि इतने इतने स्टूडेंट हैं, इस क्लास के इतने स्टूडेंट हैं। उसमें अगर कोई जुर्माना लेता है टीचर, तो वो भी जमा करवाना होता है, जो एफटीएफ का इंचार्ज होता है। क्लर्क भी इंचार्ज हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जब जमा होता है तो आपने फिर उसको इकट्ठा करके महीने के एंड पे, लेकिन उस महीना क्लोज होने से पहले पहले, फॉर एग्जांपल ये मई का है, अब मैंने पिछले महीने अप्रैल की फीसें मेरे पास आई हैं, टीचर्स ने आके मुझे दी हैं। मैं स्टूडेंट से नहीं लेता, ना मैंने लेनी है, मुझे टीचर ने आके मेरे हवाले कर देनी है कि ये इतने बच्चे हैं हमारे मेरी क्लास के। मैंने उसका रजिस्टर पकड़ना है, और रजिस्टर पकड़ के देखना है कि बाकी उसकी इस महीने तादाद इतनी है, हाँ जी। अगर कम है उसे कहना है ये पूरे पूरे पैसे दो, और उसको जो है ना उसके ऊपर दर्ज कर देनी है उस पेज के ऊपर, कि अगर 50 स्टूडेंट इस क्लास के तो 1000 रुपये जो है उससे ले लेना है। और फिर इस तरह सारी क्लासों की इकट्ठी करके, अब मैंने अप्रैल की जो जमा करवानी थी वो मैंने 30 अप्रैल से पहले पहले सारी फ़ीस जमा करवानी थी बैंक में। मैंने सारी इकट्ठी की, 25 तक जो है मेरी आदत है कि 25 तक मैं सबसे ले लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 25, 26, 27 को, किसी भी डेट को, महीना ख़त्म होने से पहले पहले, अगर आपने अगले महीने में करा दी तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें ये अगले महीने में चली जाएगी, पिछले में नहीं आएगी। लिहाजा इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
जमा करवा दी फ़ीस। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ याद रखें, आपने कोई चीज़ खरीदनी है एफटीएफ से, ठीक है ना, कोई चीज़ लेनी है, तो आप ये नहीं है कि आपके पास फ़ीस वाले पैसे आए और आपने उठाए और इस्तेमाल कर लिए और बैंक में जाके आपने कम जमा कर, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं करना। एफटीएफ 1000 बच्चा है आपके स्कूल में, तो आपने 20,000 रुपए फ़ीस जमा करवानी है पहले अकाउंट में। उसके बाद आप अलग से चेक लेके जाएँ, वहाँ से निकलवाएँ, ताकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ये नहीं है कि आप जो है वो 20,000 में से 5,000 खर्च कर लें और 15,000 जमा करवा दें। इस तरह ना करें। कई कर रहे हैं, लेकिन ये सेफ़ली नहीं है। तो ये था एफटीएफ के आपकी फ़ीस जमा होती है, फिर आपने उसके बाद आ जाते हैं जी इसके जो थोड़ी-सी कानूनी पेचीदगी हैं, वो ये हैं कि इसका जो ऑडिट है, एफटीएफ का ऑडिट नहीं होता हेड का। हेड ने इसको कलेक्ट करना होता है और स्कूल के ऊपर खर्च कर देना होता है मुख्तलिफ मद में, स्टेशनरी के मद में, प्रिंटर के कागज़ आते हैं, दफ़्तर के मतलब के कोई पेंसिलें, कोई पैड, कुछ भी, मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं, आपको पता है रोज़मर्रा की चीज़ें। ये सारा कुछ आप एफटीएफ से ले सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ठीक है? ये मतलब कि आप खर्च कर सकते हैं। इस पे हेड से ये नहीं पूछा जाएगा आपने। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि थोड़ा बहुत जैसे एमई आता है, एमई का एनएसबी और एफटीएफ से क्या ताल्लुक है, ये आगे बताता हूँ। एमई आता है, वो आपसे आपके जो है वो चेक करता है, बैलेंस वगैरह चेक करना होता है, लेकिन कोई जो है स्पेशल एफटीएफ का ऑडिट नहीं होता। हल्का-फुल्का मतलब कि वो पूछ लेते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना खर्च हुआ, लेकिन जैसे एक प्रॉपर आप एनएसबी में आगे जाऊँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एनएसबी में क्या कुछ है और एफटीएफ में क्या कुछ है। अच्छा, तो ये एफटीएफ का एक मुख्तसर सा था कि आपने किस तरह कलेक्ट करनी है और जमा करवानी है और कितनी होती है, और ये आप कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्कूल के किसी भी काम में आप कर सकते हैं। आपने प्रिंटर के कागज़ लेने हैं, आपने जो है वो स्टेशनरी का सामान लेना है, आपने इलेक्ट्रिकल का कोई काम करवाया है स्कूल में छोटा-मोटा, उसका आपने कोई आपकी कोई मरम्मत आ गई, आपने वो करवा ली एफटीएफ से पैसे निकलवा के। तो इसका जो है, अब आपने जो भी खर्च किया है एफटीएफ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान से प्रिंटर के कागज़ों का रिम लेने चले गए, 1000 रुपए का रिम है, आपने उससे बिल लाज़मी लेना है। बिल लाज़मी लेके आपने उसके बाद सबसे पहले असूलन ये है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए आपने उसकी लिखनी है रिक्विज़िशन। रिक्विज़िशन क्या है, मैं आपको एक रिक्विज़िशन दिखा देता हूँ। इसके तौर पे, नमूने के तौर पे, ये मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वैसे। आपने एक रिक्वेजिशन लिखनी है। रिक्वेजिशन क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है कि मैंने फ़लाँ चीज़ परचेज़ करनी है, फिर हेड उसको अप्रूव करता है, फिर आपने वो चीज़ आपको हेड प्रोवाइड करता है या आपने खुद लेनी है, खुद ले लें। ये काम करने के बाद आपने जो है वो उसका बिल बनाना होता है। लेकिन जो आप परचेज़ करते हैं उसका आप दुकान से लाज़मी बिल लेते हैं, फिर उसको आप उसमें रिकॉर्ड में लगाते हैं और बाकायदा आपके स्कूल की एक परचेज़ कमेटी होती है। आप उसके उसके ऊपर साइन करवाते हैं कि हाँ जी, ये अप्रूवल हेड से भी लेनी है और परचेज़ कमेटी से भी। फिर आपकी जो है ना वो मुकम्मल होगा एक बिल एफटीएफ का। इसी तरह एनएसबी है। मैं रिक्वेजिशंस को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। उर्दू में बनी हुई है मेरी, इंग्लिश में भी हैं। तो ये फ़रोग़ तालीम फ़ंड था। एनएसबी की तरफ चलते हैं। एनएसबी, नॉन सैलरी बजट। एक और आपको बात क्लियर कर दूँ एफटीएफ में। एफटीएफ में कोई भी आप परचेजिंग करते हैं तो इसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं देना। जीएसटी हो गया, पीएसटी हो गया, इसके बाद आईटी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है? ये सारा जो है आपने एफटीएफ के ऊपर आपका किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, आप जो भी चीज़ लेंगे। लेकिन जैसे ही आप एनएसबी में आएँगे ना, आप कोई भी चीज़ लेंगे, एक पेंसिल भी लेंगे, आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। नॉन सैलरी बजट। नॉन सैलरी बजट में आ जाते हैं जी, एनएसबी है। एनएसबी आती है जी, हमें गवर्नमेंट देती है, 2013-14 से ये शुरू हुई थी, और इसमें जो है नॉन सैलरी बजट में आपके क्वार्टर आते हैं, गवर्नमेंट आपके बच्चों की कितनी अमाउंट आती है, वो किस बेस पे आती है, क्या कहते हैं उसे, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ स्कूल, स्कूल फर्नीचर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इसके अलावा फर्नीचर के अलावा हो गया जी आपके बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो सूरत हाल है,
इसमें जो है आपका जो हर महीने एमई आता है, ठीक है ना, एमई आता है। वो आपकी हर महीने आपकी असेसमेंट करता है कि आपने आपके स्कूल में कोई काम होने वाला है, फर्नीचर कितना कम है, इनरोलमेंट कितनी है। इस सब को मिक्स करके गवर्नमेंट एक फार्मूले के तहत आपके स्कूल को एनएसबी देते हैं। कई स्कूल कहते हैं जी हमारी एनएसबी कम आती है, हमारा स्कूल इतना बड़ा है, लेकिन उनका स्कूल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपके स्कूल में फर्नीचर कम है, आप एमई को लिखवाते हैं और वो आगे मॉनिटरिंग वाले जाके बताते हैं कि इस तरह जो है फलां स्कूल में, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्ट चली जाती है, फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब एनएसबी से आप क्या कुछ कर सकते हैं? एनएसबी से बिजली यूटिलिटी के जो बिल्स हैं वो आप पे कर सकते हैं एनएसबी से। उसके अलावा आप जितने भी काम करते हैं एनएसबी से, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का कोई मटेरियल लेके आना है, या फिर आपने कोई और इलेक्ट्रिसिटी वर्क करवाया है, कोई आपने मशीन लेनी है, कोई आपने प्रिंटर लेना है, कोई आपने जो है वो स्कूल के कोई डेस्क परचेज़ करने हैं, कोई टेबल, कोई चेयर्स, कोई इस तरह की चीज़ें परचेज़ करनी है, तो इसका जो है आप सबसे पहले जो है, अगर तो आपकी चीज़ 1 लाख रुपए से कम है, तो आप जो है वो डायरेक्ट वो बिलिंग करवाएँगे। ट्रेडर से आप लेंगे बाकायदा तौर पे। अगर आपकी 1 लाख से कम है, तो आप बगैर रिक्विजिशन के, सॉरी, बगैर कोटेशन के। कोटेशन क्या है? अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने 100 डेस्क परचेज़ करना है, एक डेस्क की प्राइस जो है वो 8,000 रुपये है, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए आपकी बनेगी, ठीक है? 8 लाख रुपए अमाउंट है। तो आपको पता है कि आपकी एक्सीड कर गई है 1 लाख से। आप वैसे भी 3 लाख से ज़्यादा की परचेजिंग एक टाइम में नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए है, आपने 30 डेस्क परचेज करने, 5,000 का 1.5 लाख रुपए, तो आप कोटेशन लोगे। कोटेशन किससे लोगे? आप देखते हैं खानेवाल में, कबीरवाला में, या कहीं भी ट्रेडर्स वाले बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से। आप उनको कोटेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने 150 चेयर्स लेनी है, ठीक है? आप जो है मुख्तलिफ 2-3 ट्रेडर्स वालों के, 4 ट्रेडर्स को लेटर लिखोगे कि हमने 50 शेयर्स लेनी है, अपना आप जो है ना वो दे दें, अपना एस्टिमेट दें कि आप कितने में हमें देंगे। 4 लोग आपको कोटेशन का जवाब देंगे, आपने वो देखना है कि उसमें से कौन-सा जो है वो परफेक्ट है, ठीक है ना? किसकी कम प्राइस है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा इसकी कम प्राइस है, तो आप उसको फाइनल करेंगे, उसका एक वर्क ऑर्डर बनाएँगे और उसको कहेंगे जी आप काम करो। ठीक है ना? अब एक 50 चेयर जब हम परचेज़ करते हैं ना, उसकी सुन लें, कार्रवाई सुन लें। पहले हम उसकी 50 चेयर्स की रिक्विज़िशन लिखेगा टीचर के, हाँ जी, जी फलाँ-फलाँ क्लास में जो है वो जो फर्नीचर का इंचार्ज होगा, कि ये चेयर्स की ज़रूरत है। हेड उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद हेड जो है वो कोटेशन के लिए लेटर लिखेगा 4 मुख्तलिफ फ़र्मों को, 3 को, 4 को, कि आप जो है हमें हमें 50 चेयर्स की ज़रूरत है, उसकी स्पेसिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, मतलब कि इतने एंगल का जो है वो उसमें आपने पाइप लगाना है, ये लकड़ी कितनी लगानी है, ये सारा कुछ आप मेंशन करोगे। इस ये वाली हमें एक कुर्सी चाहिए, कितने की दोगे आप एक? वो जब हमें जवाब दे देंगे, हम देखेंगे जी रेट किसका कम है। जिसका रेट कम होगा हम उसको ऑर्डर कर देंगे कि 50 कुर्सियाँ हमें दे दो। वो हमें 50 कुर्सियाँ हमारे स्कूल में प्रोवाइड करेगा, हम उसको उसके पैसे देंगे। 50 के ऊपर जितनी अमाउंट बनेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 लाख रुपए अमाउंट बनी है। इसके ऊपर फिर आपका 18% अब हो चुका है जीएसटी। जीएसटी 18% आप इसका पे करोगे। अब कितना है 18%, आप खुद लगा लें कि 18% अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। मैं अभी आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके दिखा ही दूँ, तो ये जीएसटी आपने कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे वो 1 लाख से कम है, ज़्यादा है, जितनी भी है, ठीक है ना? 18%, सॉरी, ये हो गया जी, सिर्फ 18, 27,000 रुपये। 18% देखें, 1.5 लाख रुपए वाली चीज़ जो है वो आपको 1,77,000 रुपये में पड़ेगी। हर चीज़ पे टैक्स नॉन सैलरी बजट में आपने देना है, ठीक है ना? आपने 10 कुर्सियाँ परचेज़ की हैं, उसका भी आपने 5 पंखे भी परचेज़ किए हैं ना स्कूल के, आपको उसके ऊपर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। मज़े की बात, अब सिर्फ 18% जीएसटी नहीं है, अब इसके बाद आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा, आईटी जिसे कहते हैं। जीएसटी तो हो गया जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है ना? जो ओवरऑल हर प्रोडक्ट पे होता है, कोई भी चीज़ लें। जो इनकम टैक्स है ना, आईटी,
ये आपकी इनकम के ऊपर होगा। ये कितना होता है ये आपको बता देता हूँ। जैसे 1.5 लाख रुपए की हमारी परचेजिंग है, 1.5 लाख रुपए की परचेजिंग है, इसका 4.5% जो है वो इनकम टैक्स हमें पे करना होता है। 4.5%, 4.5% ये हो गया, और जीएसटी 18%। अब देख लें, अब ये जो 4.5% लगना है ना, 18% तो इसका निकल गया। अब 4.5% आपने इसका लगाना है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। सॉरी, 1.5 लाख रुपए का नहीं, अब आपने 4.5% किसका लगाना है, 1,77,000 रुपए का, क्योंकि टैक्स भी आप ही पे कर रहे हैं। अब जितना आपने पैसा पे कर रहे हैं, अब वो सारी आपकी इनकम है, मतलब कि आपकी इनकम है तो आप इतना पैसा पे कर रहे हैं। 1,77,000 रुपए का आप लगा लें जी, तकसीम 100 ज़रा 4.5, 7965 रुपये आपका जीएसटी बन जाएगा। ये सारी कहानी 1,77 जमा कर लें, 1,84,000 में, 1,00,000 1.5 लाख रुपए की आपकी चेयर थी, बाकी सारा टैक्स है। अब इस टैक्स में जो जीएसटी होता है 18%, 18% में जो आपका समझें कि जो हमारा 27,000 रुपये बना था, इसमें दो हम हिस्से करेंगे। एक हम हिस्सा करेंगे 80%, 27,000 का 80%, और एक हम हिस्सा करेंगे 20% इसी 27,000 का। 27,000 का 80% जो है वो हम देख लेते हैं। ज़रब 80% बनता है 21,600 रुपये, ठीक है। 21,600 रुपये हमारा बन गया जी का 80%, और 20% हमारा जो बाकी 27,000 में से बचता है, ये बचता है जी 5400 रुपये, ठीक है। अब ये देखें, ये 80% और 20%, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी समझ लीजिए। जो ट्रेडर होता है ना, वो हमने उसको देना होता है 80%। ये 80% जमा करवाएगा और आपको रसीद देगा टैक्स की, नेशनल बैंक में जाके वो जमा करवाएगा। अब तो और भी बैंक ले रहे हैं, और आपको रसीद देगा। आपने वो रसीद उस बिल के साथ, अब एक आपने 50 कुर्सियाँ परचेज की ना, उसका पूरा केस सुन ले कैसे बनेगा। रेकोजिशन, उसके बाद कोटेशंस, जो आपने लेटर लिखा है वो चार ट्रेडर्स को लिखा है, 4 लेटर लगेंगे। उसके बाद उसके बाद आपकी कोटेशन वापस आएगी, वो कोटेशन बना के सेंड करेंगे, 4 कोटेशनें आपकी उस फाइल में लग गई। उसके बाद आप एक वर्क ऑर्डर बनाओगे जिसमें ये लिखोगे कि इसका जो है वो सॉरी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है कि आप उसका मुआवजना करोगे। पैरिटिव स्टेटमेंट, आप उस मुवाजना करोगे कि कौन से ट्रेडर का जो है रेट कम है, वो आप अपनी फाइल में लगाओगे। मैं अभी आपको, ये देखें कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है। ये देखें, ये मेरे पास एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट पड़ी है। किस चीज़ की पड़ी है? ये है जी परचेज 3 सीटर डेस्क की। हमने परचेज किए थे, हमने 3 लोगों को लिखी थी, उन्होंने रेट दिए। एक ने दिया जी 6245 रुपये, एक ने दिया 6340, एक ने दिया 6500, ठीक है। ये नीचे परचेज कमेटी वालों के नाम लिखे हुए हैं। और ये हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद हमने देखा कि ये मुआवजना है, ये हमने बनाना है। ये कि सबसे कम रेट है जी, ये अल अमार ट्रेडर का 6245 रुपये। फिर हम बनाएंगे जी वर्क ऑर्डर, कि हम, हाँ जी, अब हमने वर्क ऑर्डर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको उसका ही दिखा देता हूँ। ये वर्क ऑर्डर, आपने ये वर्क ऑर्डर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे वो 3 सीटर डेस्क थे, ये उसी का वर्क ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये देखें। अलमार ट्रेडर का हमने इसको वर्क ऑर्डर दे दिया। ये फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ थी? पहले हमारी रिक्वेजिशन, फिर हमने कोटेशन के लिए जो 4 लेटर लिखे, फिर हमें उन्होंने कोटेशंस दी, फिर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई कि ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना रेट है। फिर हमने उसको वर्क ऑर्डर दिया अलमार ट्रेडर्स को अपने स्कूल की तरफ से कि 6245 रुपये में हम आपके साथ डन कर रहे हैं, आपने इतने जो है वो हमें 3 सीटर फ्राहम करने हैं, ठीक है ना, आपने सप्लाई करने हैं। ये मज़ीद वर्क ऑर्डर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये आपकी, जब वो आपको डिलीवर कर देगा, फिर आपकी एक जो है ना वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, तो जिसमें आप, इंस्पेक्शन टीम होगी आपकी, वो देखेगी हाँ जी 50 आ गए हैं, ठीक है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आप लगा दोगे। उसके बाद आप ट्रेडर को आप पेमेंट करोगे, और ट्रेडर आपको बिलिंग देगा।
आप अपने लेटर पैड के ऊपर आपकी जो है वो सारी बिलिंग आ जाएगी, वो टैक्स सारी उसके साथ टैक्स की जो रसीदें हैं वो लगाएगा। इस तरह आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट होगी एनएसबी की, एनएसबी से जो आपने परचेजिंग की है। 1 लाख से अगर कम होगी आपकी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 10 करने हैं, 10 डेस्क या चेयर्स करनी है, एक चेयर की प्राइस 5,000 रुपये, 50,000 रुपये बनता है, तो आप फिर जो है ना वो कोटेशन नहीं मांगेंगे। 1 लाख से नीचे आपने कोटेशन नहीं लेनी, आपने जस्ट जो है वो रिक्वेजिशन जो टीचर लिखेगा, हेड उसको अप्रूव करेगा, और हेड जो है वो किसी भी ट्रेडर को जो है वो ऑर्डर कर देगा या अपने तौर पे परचेजिंग करके उसकी बिलिंग कराएगा। लेकिन ट्रेडर से आपने लेना है तो आप वही ट्रेडर ही आपका जो है वो टैक्स की सारी स्टेटमेंट बनाएगा और फिर टैक्स पे करेगा आपको। जो भी आपने एनएसबी से काम करना है वो ट्रेडर के थ्रू करना है, अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से कम है। तो ये थी एनएसबी। आपने मेंटेन कैसे करना है? अब एफटीएफ का रजिस्टर होता है जी। जो भी एफटीएफ की चीज़ होती है वो एक रजिस्टर पे दर्ज होती है, स्टॉक रजिस्टर भी होता है। उसके बाद एनएसबी की होती है, एनएसबी के स्टॉक रजिस्टर भी होता है, और कैश बुक भी होती है। कैश बुक के ऊपर हर चीज़ दर्ज की जाती है कि ये इस तारीख को इतनी चीज़ और इतनी अमाउंट में आई है, और उसका चेक नंबर कितना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अपने रजिस्टर की तस्वीरें भी दूँ कि किस तरह उसको मेंटेन किया जाता है। उसमें चेक नंबर लिखा जाता है बाकायदा। आपने जो भी चेक किसी को देना है, ठीक है ना, चेक बना के किसी भी चीज़ का देना है, उसकी आपने फ़ोटोकॉपी लाजमी रख लेनी है और उस बिल के साथ अटैच कर देनी है। आपका काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कोई भी आपको कहे जा फ़लाँ फ़ाइल लेके आ, फ़लाँ चीज़ आपने खरीदी थी, दिखाओ कितनी अमाउंट में। आप उसके ऊपर चेक लगा होगा, चेक नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर जो है वो डेट होगी, फ़लाँ डेट को जो है वो ये परचेजिंग हुई फ़लाँ, मतलब इस तरह पूरी फ़ाइल आपकी हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको फ़ाइल दिखाऊँ। तो ये इस तरह एनएसबी मेंटेन होती है, एफटीएफ और एनएसबी। एनएसबी क्वार्टर्स में आती है, साल में 4 क्वार्टर आते हैं, कभी 3 भी आ जाते हैं। एक क्वार्टर जो है वो जुलाई में आ जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर में आता है, और एक मार्च में आता है, और फिर एक जून में आता है। कई दफ़ा 3 आते हैं, ठीक है, और चौथा जो है वो जुलाई में आ जाता है। इस तरह करके जो है वो एक साल में 3 या 4 क्वार्टर आते हैं। वो अमाउंट उसकी जो है सबसे पहले वाले की कम होती है, दरमियान वाले की ज़्यादा होती है। वो आपके मैंने जैसे बताया कि किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये एक मुख्तसर सा एफटीएफ और एनएसबी के हवाले से मैंने आपको बताया कि इस तरह जो है वो एनएसबी के पैसे आते हैं। बिजली का बिल इधर से पे करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एफटीएफ से पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एनएसबी में बिल्कुल पैसे नहीं है तो एफटीएफ को इस तरह मेंटेन कर लें कि आपके बिल पे होते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है वो समझ आ जाएगी। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लें।